हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, तो आज हम कक्षा छठी को लेकर और चैप्टर जो है दूसरा उसे लेकर बात करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम हमारा क्या रहेगा? अनूठे इंसान। यह हमारा शीर्षक रहेगा। हालांकि देखें तो बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दो अलग अलग छोटे से प्रसंग दिए गए हैं। दो प्रसंगों में महान व्यक्ति जो दो है उनके बारे में बताया गया है। आपको भी शायद पता होगा, इसी ही एक हकीकत को दिखाने वाली ये दो कहानियाँ या तो दो छोटे प्रसंग है वो यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो उसी बात को लेकर दो प्रसंग कथाएँ और इसके आधार पर अनूठे इंसान ऐसा शीर्षक है वो दिया गया है। अब इस भाग से हम समझते हैं कि इस पाठ में मुख्य क्या रहेगा। क्या कहा कि इस इकाई में यानी कि इस पाठ में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग कौन सा है? फ्रांस के महान शासक नेपोलियन जो था वो फ्रांस का एक महान शासक था, एक प्रकार का राजा था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ये इनका पूरा नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट। उनके बचपन की एक कथा है, एक प्रसंग यहाँ दिया गया है, और जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य यानी कि जो सच्चा है, जो सही है, और प्रामाणिक यानी कि ईमानदारी से सही तरीके से काम करना, सबके साथ अच्छी तरह से रहना। तो उनकी प्रेरणा देने वाला यह एक नेपोलियन वाला पहला प्रसंग रहेगा। और फिर दूसरे प्रसंग में क्या कहा? केरल की एक देशभक्त लड़की, कौन? कौमुदी नाम की, उनके सच्चे दान का निरूपण किएगा कि दान किस प्रकार सच्चा किया जा सकता है। तो ये दोनों ही प्रसंगों को लेकर, एक सत्य घटनाओं को लेकर यहाँ पर हमें कहानी समझनी है, देखनी है दोनों प्रसंग। ठीक है, सबसे पहला भाग हम देखें तो कौन सा है? नेपोलियन। ऐसा था नेपोलियन जब वो छोटा था, कि नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। क्या गुण था? कि सत्य बोलना, हमेशा ही सही बोलना, सच के साथ रहना, झूठ का सहारा न लेना। तो यही नेपोलियन का बड़ा गुण था और उसे ही लेकर वो बहुत आगे निकलता है। हुआ क्या कि एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा, क्या नाम है उनकी बहन का? इलाइजा है, उनके साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। आँख मिचौनी यानी क्या क्या होता है? संताવાનું कही ना गुजराती में, आँख मिचौनी हिंदी में यदि बात करें तो आँख मिचौनी का खेल वो दोनों भाई बहन है, इलाइजा और नेपोलियन खेल रहे थे। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह लड़की से जा टकराया, एक लड़की से, उनकी बहन नहीं पर एक दूसरी लड़की से जाकर टकराता है। अब हुआ क्या कि लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी क्या होता है? જામફળ કહે ને ગુજરાતીમાં। हाँ, समझवा माटे हो, बाकी हिंदी ध्यान रखो कि लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही होती है। नेपोलियन से टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। टोकरी यानी कि टोपला जो बोलते हैं, जिसके अंदर अमरूद रखे हुए थे, तो टोकरी नीचे गिर जाती है और कीचड़ यानी गंदा होने के कारण, कीचड़ होने के कारण है उनके सारे अमरूद खराब हो जाते हैं। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? क्या हुआ कि इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहे थे और वो एक लड़की से टकराता है जो कौन थी? अमरूद बेचने वाली थी। पर उनके अमरूद टोकरी से गिर जाते, कीचड़ में जाने के कारण खराब हो जाते हैं। तो कहती है कि अब तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? तो इलाइजा कहने लगी, क्या? चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। उनकी बहन ने क्या कहा? चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इनकी हानि हुई है। क्या हुआ? हमारे कारण हानि यानी कि नुकसान हुआ। हमारे कारण ही तो इसका नुकसान हुआ, हम ऐसे नहीं भागेंगे, नहीं जाएंगे।
यह कहकर नेपोलियन ने जेब से 3 छोटे सिक्कों को उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। क्या कहा? 3 सिक्के जो थे उनके पास, वो निकाल कर कहा, ये 3 ही है, तुम ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे बहुत मारेगी। ऐसा लड़की कहती है कि 3 सिक्कों से कुछ नहीं, मारेगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। क्या कहा? भले ही ऐसा हो 3 पैसों से नहीं हो सकता, तो ऐसा करो, तुम हमारे साथ घर चलो, मैं अपनी माँ से ही तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ चित्र है, आप देख रहे होंगे। तो उसी तरह से कि चित्र में जिस प्रकार ये लड़की है उससे टकराता है, या हम नेपोलियन को कह सकते, और ये उनकी बहन इलाइजा। वैसे ये पक्का नहीं, चित्र में तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया गया होता है, इसलिए यही है वो नहीं मान लेना है। पर ये चित्र के आधार पर हम कह सकते हैं, ये टोकरी है अमरूद की, यहाँ सारे अमरूद पड़े हुए, और ये 3 पैसे उनके पास जो थे वो दे रहा है। अब आगे देखें तो हुआ क्या कि इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, उनकी बहन ने कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी, कि घर जाएंगे तो माँ भी नाराज़ होगी। नेपोलियन फिर भी नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। क्या कहा घर जाकर? कि वो माना नहीं, घर ले गया, सारी घटना बताई कि इस प्रकार हुआ है। ठीक है, और फिर कहा कि माँ, आप मुझे जो जेब खर्च यानी क्या होता है, हम तौर पर हम इंग्लिश में शायद समझेंगे, पता होगा, यह नहीं पता है, यानी पॉकेट मनी जो कहते हैं, हमें दिन भर के लिए जो पैसे मिलते हैं चॉकलेट वगैरह खरीदने के, तो जेब खर्च। तो वो कहता है कि मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। तो माँ क्या कहती, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या कहा? कि तुम्हारी सच्चाई से तो मैं खुश हूँ, मैं पैसे भी दे देती हूँ, पर यह तुम याद रखना, क्या, कि अब से तुम्हें 1 महीने तक तुम्हारा यह जेब खर्च जो है वह नहीं मिलेगा। फिर भी नेपोलियन तो घबराता नहीं, उसे कोई प्रश्न नहीं। वो क्या कहता है, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? कि ठीक है, यदि न मिले तो भी कोई बात नहीं, पर मैंने इनके अमरूद गिराए हैं तो उनका मुआवजा तो देना पड़ेगा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया, कि वो सत्य का साथ देने वाला लड़का था। तो भले ही उसे सज़ा मिली, पर फिर भी वो सज़ा पाते हुए भी उसे भुगतना, यानी कि उसे सहन करना, उसमें उसे आनंद आ रहा था। तो वास्तव में ये नेपोलियन जो है, उन्होंने सच्चाई के पथ पर जो चला, तो ऐसा इंसान था सच्चाई के पथ पर चलने वाला। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था, और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। दृढ़ विश्वास यानी मजबूत विश्वास था, और साथ में इच्छा शक्ति भी, जो धारण कर लेता, जो विचार पक्का कर लेता तो फिर करते रहता। तो इसी प्रकार नेपोलियन, जो कि यहाँ चित्र दिया गया है ये वाला, ठीक है, यहाँ चित्र है, उसे ध्यान से देखो। नेपोलियन है यह जो है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, और वो फ्रांस का एक महान शासक रहा है। आज भी उनका नाम कई लोगों के ओठों पर सुनने को मिलता है। बहुत बड़े शासक है, पर वो कैसे बना? क्योंकि बचपन से ही उसे
सच्चाई का पता था और सच्चाई के साथ ही हमेशा वो जीवन जीते थे, और इसे ही लेकर आगे जाके ऐसे महान व्यक्ति के रूप में आज हम उसे जानते हैं। ठीक है, तो हमें भी कुछ ऐसे ही कामों के साथ अपना जीवन बिताना है। तो यह एक घटना हमारी थी, एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग ये सच्चा दान वाला दिया गया है, चित्र के साथ आप देख रहे होंगे और थोड़ा कुछ हम पहचान जाए तो क्या है, गांधी जी ये बैठे हुए लग रहे, सभा का मंच है, कुमुदी मानो स्टेज पर बैठी हुई हो और बाकी स्त्रियां भी है और गांधी जी के साथ और लोग भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह प्रसंग है क्या, कहाँ की घटना है। पहले तो मालबार यानी कि केरल में आया हुआ मालबार नामक जो भाग है वहाँ की यह बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में, बड़गरा नाम का एक गांव था, वहाँ क्या हुआ, सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण यानी कि सभा के वक्त जो बोलते हैं वो, उस भाषण में सभा में उपस्थित यानी कि रहे हुए जो हाजिर थे, उन सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जेवर यानी क्या होता है, आभूषण, गहने जो कहते हैं ना, ज्वेलरी, वह जेवरों की भीख मांगी। किस लिए, वो देखते कि बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली, जेवरों की भीख मांगी यानी सबके पास से जेवर मांगे कि आप अपने अपने जेवर है वो दे दीजिए। बहुत सारी वस्तुएं अभी भेंट में मिलती है गांधी जी को, यानी वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो देश सेवा के लिए। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी है उनको नीलाम करने लगे, उसे नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या यानी कि एक लड़की जो है वो धीरे धीरे मंच पर चढ़ आई, धीरे धीरे होते हो मंच तक पहुंच जाती है। कौन, कौमुदी नाम की यह 16 वर्ष की जो लड़की थी वह कन्या, उसके एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी। क्या किया उसने, एक हाथ पर अपने सोने की पहनी हुई चूड़ी है उतारी, उसे गांधी जी को देकर बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। क्या कहा, क्यों आई थी वो स्टेज पर, क्योंकि एक हाथ में सोने की चूड़ी थी, उसके बदले वो क्या चाहती थी, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर यानी कि साइन, जो ऑटोग्राफ लेते हैं ना, उस लिए गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे, उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतारी। गांधी जी तो हस्ताक्षर साइन कर रहे थे, दूसरे हाथ की चूड़ी तब तक उतार ली। यह देखकर गांधी जी ने कहा, क्या कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। कि दोनों ही चूड़ी की जरूरत नहीं है, एक चूड़ी उतार कर दे दी तो भी मैं हस्ताक्षर तो दे दूंगा। अब सुनने की बात है, लड़की ने उनका क्या उत्तर दिया, क्या कहा, इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतारा। पहले क्या किया, एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी, फिर दूसरे हाथ की उतारी, फिर क्या किया, स्वर्ण हार, गले में रहा हुआ सोने का हार था वो भी उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना, कि माता पिता को तो पूछा है। तो फिर भी बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। क्या वो कान में जो बूटी पहनी जाती है ना, तो वो रत्नों से यानी हीरे जड़े हुई थी, वो बूंदे भी निकाल दी। उत्तर भी कोई दे नहीं रही थी, एक के बाद एक गहने निकाल रही थी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिताजी से आज्ञा ली है ना। फिर भी कौमुदी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। क्या हुआ, बहुत घटना आगे बढ़ गई। एक हाथ की चूड़ी, दूसरे हाथ की गले का हार, फिर कान में रखी हुई बूंदे, फिर भी उत्तर नहीं। गांधी जी इससे पहले क्या, इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं।
अभी तो कौमुदी कुछ उत्तर दे, उनसे पहले कोई व्यक्ति ने कहा कि इनके पिता तो यहीं पर ही है, और जो मानपत्र यानी कि यह जो मानपत्र यानी क्या होता है, यहाँ शायद लिखा हो तो हम देख लेते हैं। दिया है, चलो। आदर्श लिखा हुआ पत्र जो आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ, ये आदर्श लिखा हुआ पत्र, तो ये क्या होगा, मान पत्र। नीलामी यानी क्या होगा, बोली लगाने वाला। तो यहाँ क्या किया एक व्यक्ति ने कि उनके पिता यही है और मानपत्र जो दे रहे हैं, उनकी नीलामी में जो मदद कर रहे हैं, वही तो उनके पिता है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे। ये तो मालूम है ना, फिर से तुम्हें दूसरे गहने नहीं मिलेंगे। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। दृढ़ता, मजबूती से, मुझे पता था कि हाँ ठीक है, तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। क्या लिखा, हस्ताक्षर तो कर दिया, और उसके बाद ये वाक्य भी उन्होंने लिख दिया कि तुम्हारे ये आभूषणों की अपेक्षा, यानी कि उसके बदले में यदि देखा जाए तो तुम्हारा यह त्याग जो है वो इससे भी बड़ा आभूषण है, यही सच्चा आभूषण है। और फिर कहा कि सच में देश प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और ऐसे कौमुदी जैसे लोगों से ही हमें ये देशभक्ति के उदाहरण है वो मिलते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखें तो बहुत ही आसान से दो प्रसंग दिए गए अनूठे इंसान में, दो इंसानों में मिले। कौन, एक तो नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरी जो लड़की थी वो कौमुदी। दो अलग अलग इंसानों की बात। नेपोलियन जो कि सत्यवादी था, उनकी बहन इलाइजा के साथ खेल रहा था, लड़की से टकराने से अमरूद गिरते हैं, 3 पैसे से बात नहीं बनती, माँ के पास ले जाते, 2 बड़े सिक्के दिलवाता है, तब जाके उसे शांति होती है। तो दूसरा था सच्चा दान करते हुए, जिसमें कौमुदी ने अपने सारे गहनों को देश के लिए गांधी जी को दे दिए, और फिर भी वो घबराती नहीं है, उसे अपने गहनों की जरा भी परवाह नहीं है। तो ये दोनों ही अनूठे इंसानों की कहानियाँ जो है, प्रसंग है, यहाँ दिए गए हैं। और ऐसे ही लोग बड़े होकर कुछ नाम कमाते हैं। ठीक है, बाकी तो कई सारे लोग आते जाते हैं, जीवन बिता लेते हैं, पर ऐसे लोगों का नाम ही महान होता है। ठीक है, तो यह मुख्य बात है। अब इसमें दिए गए शब्दार्थ भी फेसबुक में हमें लिखने होते हैं, ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। फिर ये अभ्यास का पहला प्रश्न है, यानी कि उसमें ये 7 प्रश्न दिए गए हैं, तो वो भी फेसबुक में लिखने हैं, यह पहला प्रश्न पूरा। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। फिर ये दूसरा तो हम लिखेंगे नहीं, ये आसान सा है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में आप लिख देना तो हो जाएगा। यानी कि क्या है, ये वाले शब्द जो है उनसे जो जो शब्द बन रहे हैं, ऐसे यहाँ 2-2 शब्द हर एक में लिखने हैं। जैसे यहाँ शुद्ध लिखा तो ये बुद्ध है, ये तो और शब्द है, इसे लिखने हैं। ठीक है, तो वो फेसबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए। फिर ये तीसरा प्रश्न हमें फेसबुक में लिखना है। ठीक है, पहला तीसरा, बाकी ये सिर्फ पढ़ लेना है, टेक्स्ट बुक में कर लेना है। चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न भी, ये 7वां प्रश्न तो सिर्फ देख लेना है, उसे भी नहीं लिखना है। फिर रहेगा स्वाध्याय का यह पहला प्रश्न, तो वह लिखना है, यानी कि अभ्यास है उनका पहला, तीसरा, स्वाध्याय का पहला। इतने प्रश्नों में फेसबुक के लिए लिखने होंगे। बाकी तो ज़्यादा कुछ बात है नहीं, बाकी प्रश्न जवाब भी हम थोड़ा कुछ सोल्व कर लेंगे। जैसे चौथा प्रश्न छोड़ा है, तो उसमें क्या दिया गया है, संज्ञा शब्द से विशेषण बनाया गया है, तो पढ़ लेने, याद रखने वो भी जरूरी है, कभी कभार पूछा जा सकता है। फिर लिंग परिवर्तन दिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुत्र तो पुत्री, मेढक तो मेढकी, देव तो देवी। ठीक है, इस प्रकार लिंग परिवर्तन ये सभी के करने, जितने हो सके उतने अपने तरीके से आपको लिख लेने हैं टेक्स्ट बुक में ही। ठीक है, अलग से कहीं नहीं। फिर
इस चित्रों को देखकर उसके आधार पर कहानी बनानी है। तो वो लिखना नहीं है वैसे, पर यदि पूछा जाए तो हम लिख पाए, इस तरह से इनको देख लेना, तैयारी कर लेनी है, आसान सा ही रहेगा। ठीक है, अब आगे तो कुछ है नहीं कहने लायक। ठीक है, देख लेना और ठीक से वीडियो देख कर समझ लेना। और भी इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, तो भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर को। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलें। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। सच्चा दान। मालाबार केरल की बात है। वहां बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। ये देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद
तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। मित्रों, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा की कई विशेषताएं हैं। भाषा में असरकारक प्रत्यायन हेतु सामासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कहावत भी भाषा के असरकारक प्रत्यायन का एक हिस्सा है। कुछ ही शब्दांश या एक ही वाक्य के जरिए आप सारी बात कह सकते हैं। परंपरा से ऐसी स्थिति के लिए उसी का उपयोग किया जाता है। आइए ऐसी ही कुछ कहावतें, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग के जरिए उसे समझने का प्रयत्न करें। भाषा सज्जता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहां रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसे कहते हैं एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक ही बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसे कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला। उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें ले बैठेगा जानते नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काला। इसे कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसे कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। कमल ने
इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए। सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। इसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता।